आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी बाय टी.एस. इलियट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इम्पर्सनैलिटी। द absence ऑफ इमोशनल अटैचमेंट इन एनी सिचुएशन इज कॉल्ड इम्पर्सनैलिटी। जब हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी की, तो दिस थ्योरी रेफर्स टू द कंसेप्ट ऑफ द इम्पर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन अ पोएट एंड अ जनरल मैन। तो थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी की जब बात करते हैं तो टी.एस. इलियट ने इसको पेश किया। तो टी.एस. इलियट का थोड़ा सा हमें इंट्रोडक्शन होना चाहिए। इसका फुल नाम थॉमस स्टर्न्स इलियट था। इसको सर फिलिप सिडनी और एस.टी. कोलरिज से इसको कंपेयर किया जाता है, क्योंकि उन दोनों ने भी क्रिटिसिज्म पर काम किया और इसने भी क्रिटिसिज्म पर काम किया था। इसलिए इसको लिटरेरी और सोशल क्रिटिक भी कहा जाता है। ये पोएट भी था और एसिस्ट भी था और पब्लिशर भी था। इसलिए इसने 1914 में इंग्लैंड में इसने मूव किया। असल में ये यूएस का रहने वाला था। 1914 में जब इंग्लैंड को जाता है तो इसकी उम्र उस वक्त 25 साल की थी। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की वजह से ये इंग्लैंड में पहुंच जाता है और वहीं पर सेटलमेंट कर लेता है और शादी भी वहीं पर कर लेता है। और इसी तरह वो 4 जनवरी 1965 में इसकी डेथ हो जाती है। जब इसकी वार की बात करते हैं तो इसका फेमस वर्क वेस्टलैंड है, और इसका जो ऐसे है द ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, उसने इसी पर लिखा है थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी पर। वो कहता है इफ यू वांट टू बिकम अ पोएट यू शुड बी फॉलो द सम रूल्स ऑफ ट्रेडिशन। उसने कहा तुम्हें इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए लिटरेचर में, अरिस्टोटल से लेकर होमर तक की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तब आप एक अच्छे पोएट बन सकते हैं, ताकि ट्रेडिशन के बारे में पता हो। तो बात करें अगर इसकी द ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट उसके ऐसे की, तो इसको सबसे पहले पब्लिश किया गया एक मैगजीन में द इग्वेस्ट नामी 1919 में 1919 में। और फिर बाद में इसको सैक्रेड वुड में, जो कि इलियट की बुक थी, पहली क्रिटिसिज्म की बुक थी, उसमें 1920 में इसको शामिल किया गया इस ऐसे को। उसके बाद है उसने इस ऐसे को क्यों लिखा। दिस ऐसे वाज एन अटैक ऑन सर्टेन क्रिटिकल व्यू इन रोमांटिसिज्म, क्योंकि इंग्लैंड में उस वक्त रोमांटिसिज्म अरूज पर था, तो शायर अपनी पर्सनल फीलिंग दिखा रहे थे। तो इसने कहा ये तो गलत बात है। जब आप लिटरेचर लिखते हैं तो वो गलत भी हो सकती है, क्योंकि अपने फीलिंग लिख रहे हैं तो वो दूसरों को मे भी वो मतलब अच्छी फील ना हो। तो इंग्लैंड के लोग जो थे वो पर्सनल चीज़ें को पसंद करते थे। तो इसने कहा भाई आप उस वक्त तक एक अच्छे पोएट नहीं बन सकते जब तक आप ट्रेडिशन को फॉलो नहीं करते। इसलिए इसने उन लोगों को टारगेट करने के लिए उसने ये ऐसे लिख डाला। तो जब इस ऐसे की बात करते हैं तो इस ऐसे को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिशन, सेकेंड नंबर पर थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी ऑफ पोएट्री, उसके बाद थर्ड नंबर पर कंक्लूजन। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करें कि ट्रेडिशन, उसने कहा कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिशन, तो इसका मतलब होता है हिस्टोरिकल टाइमलेसनेस। इलियट सेज दैट इंग्लिश डू नॉट सी द वर्ड ट्रेडिशन इन पॉजिटिव वे। वो कहते हैं कि अंग्रेज लोग जो थे वो वर्ड ट्रेडिशन को पॉजिटिव वे में मस्बत तरीके से नहीं देखते थे। वो किसी भी शहर की तारीफ इसलिए करते थे, उनको लगता था वो चीज़ें जो अपनी पर्सनल लिखते हैं वो यूनिक किस्म की होती हैं। तो बट इलियट सेज दैट इफ दे एग्जामिन क्रिटिकली दे विल रियलाइज दैट द बेस्ट एंड मोस्ट इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ द पोएट वर्क्स बेयर द इन्फ्लुएंस ऑफ द राइटर ऑफ द पास्ट। वो कहता है वो चीज़ें खास होती हैं जो पास्ट से इमिटेट की गई होती हैं। आप अकेले लिटरेचर में कुछ नहीं कर सकते भाई। टी.एस. इलियट कहता है ट्रेडिशंस नॉट बी इनहेरिटेड, इट कैन ओनली बी ऑब्टेन्ड बाय हार्ड लेबर। वो कहते हैं ये विरासत में आपको ट्रेडिशन नहीं मिलती, बल्कि ये सख्त मेहनत से आती हैं। लेबर मीन्स, लेबर का वो फ़र्क यहाँ पर मुराद ये ले रहा है कि एक अच्छाई और बुरे से फ़र्क बता रहा है। जब आप इस तरह नहीं कर सकते कि कौन सा अच्छा राइटर है कौन सा बुरा राइटर है, तो आप हार्ड लेबर करना पड़ेगी, सख्त मेहनत करनी पड़ती है, तब आप जाके ट्रेडिशंस को
ऑब्टेन कर सकते हो। उसके बाद है वो कहता है कि ट्रेडिशन कैन बी ऑब्टेन ओनली बाय दोज हु हैव हिस्टोरिकल सेंस। वो लोग ट्रेडिशन को मतलब ऑब्टेन कर सकते हैं जिनके पास हिस्टोरिकल सेंस होता है। हिस्टोरिकल सेंस से मुराद वो ये ले रहा है कि आप लिटरेचर के बारे में, यूरोप के लिटरेचर के बारे में, यूरोप में होमर से लेकर आपको आज तक के दिन के लिटरेचर के बारे में इल्म होना चाहिए, तब आपको मतलब आप कुछ जो लिख सकते हो, तब आप ट्रेडिशन को जान सकते हो। ये जो है आपको चीज़ मतलब एक राइटर बनाएगी। उसके बाद इलियट पॉइंट आउट करता है that no writer has his value and significance in isolation. We compare and contrast his work of poet in the past. वो कहता है नए राइटर्स के वर्क को पुराने राइटर से कंपैरिजन करना चाहिए। तमाम चीज़ों को जांचने के बाद भी हमें पता चलेगा कि एक नावल, पोएम या ट्रेजेडी को कैसा लिखा जाए। वो कहता है ट्रेडिशन इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। ट्रेडिशन जो है वो मुसलसल तब्दील हो रही हैं। पास्ट हमें डायरेक्शन देते हैं एंड गाइड्स द प्रेजेंट, और प्रेजेंट को गाइड करता है। भाई द प्रेजेंट अल्टर्स एंड मॉडिफाइज द पास्ट, और प्रेजेंट तब्दील होता है और मॉडिफाई करता है पास्ट को, एक्सप्लेन करता है पास्ट को। वो कहता है कि जितने भी ग्रेट पोएट्स गुजरे लाइक वर्जिल, डांटे, शेक्सपियर, जितने भी पुराने मतलब ग्रेट पोएट्स थे, उन सब ने अपने काम में इमिटेशन लाई। इमिटेशन किया उन्होंने। तो शेक्सपियर की अगर बात करें तो शेक्सपियर नॉवल लिखते तो पैसा कमाने के लिए। शेक्सपियर ने लिटरेचर को बिजनेस के तौर पर इस्तेमाल किया। शेक्सपियर कहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ वेट्स के काम को उसने मतलब कॉपी किया था। वो कहता है अगर यूनिवर्सिटी ऑफ वेट्स जो कि ग्रुप्स ऑफ राइटर था वो ना होते तो आज शेक्सपियर ना होता। शेक्सपियर ने ज़्यादातर अपने काम को समझने के लिए एक ग्रीक बायोग्राफर था प्लूटार्क नामी, जो कि थॉमस नॉट ने उसके ट्रांसलेट किया था। तो शेक्सपियर ने कहा था उसकी हिस्ट्री को पढ़कर उसने लिखा था। तो मतलब उसने प्लूटार्क नामी शख्स के काम को उसने कॉपी किया था, तब जाके एक अच्छा राइटर बना, एक अच्छा पोएट बना। आगे इलियट कहता है कि आप एक अच्छे पोएट उस वक्त नहीं बन सकते, ये नहीं कि आपके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ लर्निंग है या नॉलेज है आपके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में, बल्कि आप अच्छे पोएट तब बन सकते हैं जब आपके पास यू कैन बी अ पोएट बाय लर्निंग मैनी पोएट्स। जब आप बहुत सारे मतलब शेरों को पढ़ोगे, पोएट्स को पढ़ोगे, तब एक अच्छे पोएट बन सकते हो। आगे वो कहते हैं कि यू शुड नॉट बी इग्नोर्ड अ स्मॉल पोएट या स्मॉलर पोएट। आपको छोटे छोटे शेरों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। दे आर आल्सो सिग्निफिकेंट, वो भी क्या होते हैं, अहमियत के हामिल होते हैं। उसके बाद वो सेकंड नंबर पर जो चीज़ बताने जा रहा है वो है थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी ऑफ पोएट्री। इलियट डिफाइंस करता है द प्रोसेस ऑफ डीपर्सनलाइजेशन। इलियट कंपेयर्स द माइंड्स ऑफ द पोएट to be catalyst and the process of poetic creation to process of a chemical reaction। वो एक पोएट के माइंड को कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल करता है। वो कहता है कि पोएटिक क्रिएशन उसमें किस तरह से केमिकल रिएक्शन होता है, ये सारी बात करता है। तो वो एक एग्जांपल दे के मजीद इसको एक्सप्लेन करता है। वो कहता है कि सपोज देयर इज अ जार कंटेनिंग ऑक्सीजन एंड सल्फर डाइऑक्साइड। फर्ज करें हमारे पास एक जार है, उसमें ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड मौजूद है। तो दीज कंबाइन टू फॉर्म सल्फ्यूरस एसिड। जब इनको कंबाइन करते हैं तो सल्फ्यूरस एसिड बनता है। तो इसमें प्लाटीनियम जो इंट्रोड्यूस कराई गई, वो प्लाटीनियम खुद इसमें डज नॉट अंडरगो एनी चेंज, वो खुद तब्दील नहीं होती बल्कि रिएक्शन को फास्ट कर देती है। तो यहाँ पर इलियट कहता है कि माइंड ऑफ पोएट इज लाइक अ कैटालाइटिक एजेंट। पोएट का जो माइंड है कैटालाइटिक एजेंट की तरह होना चाहिए। खुद उनके काम में मिक्सअप नहीं होना चाहिए बल्कि उनके काम से सीखना चाहिए, लर्न करना चाहिए। और इसी तरह वो एक और एग्जांपल देता है। वो कहता है कि द रिवेंजर ट्रेजेडी जो कि थॉमस मिडलटन ने लिखा था, ही सेज दैट इमोशन इन पोएट्री रिमेन वेरी कम्प्लेक्स थिंग एंड पोएट पर्सनल इमोशन में बी सिंपल और फ्लैट। इसी तरह वो वर्ड्सवर्थ को भी उसकी भी थ्योरी को मतलब क्रिटिसाइज करता है, क्योंकि वर्ड्सवर्थ का कहना है कि पोएट अपनी पर्सनल फीलिंग का इजहार कर सकता है
Poetry is a spontaneous overflow of a powerful feelings. But Eliot says that a poet become personal while writing poetry. He will be considered a bad poet. उसको bad poet समझा जाता है because he become unconscious by adding his personal feeling. Where he should be conscious, he become unconscious. तो आगे इलियट कहता है कि एक पोएट एक ग्रेट पोएट बन सकता है व्हेन ही एस्केप्स फ्रॉम हिज पर्सनैलिटी। वो जब अपनी पर्सनल फीलिंग से दूर भागता है तो वो एक अच्छा पोएट बन सकता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आर स्टेटिक इमोशन एंड पर्सनल इमोशन ऑफ द पोएट। वो वर्ड्सवर्थ की इस थ्योरी को भी रिजेक्ट करता है। वो जो कि कहता है कि एक शायर जो है तन्हाई में रहकर एक अच्छा लिख सकता है, लेकिन वो टी.एस. इलियट कहता है ये गलत कहता है। एक शायर एक तन्हाई में बैठकर कुछ अकेला बैठकर कुछ नहीं लिख सकता, बल्कि वो लोगों के दरमियान जाता है, लोगों के माहौल को देखता है, एनवायरनमेंट को देखता है, तो वो बहुत सारी चीज़ों को मुशाहिदा करता है, लर्न करता है, तो वो नई चीज़ें लिख सकता है, अपने काम में नई चीज़ें ऐड कर सकता है। टी.एस. इलियट क्या ही खूब बात करता है। वो कहता है कि पोएट्री इज़ नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशन बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशन। It is not the expression of personality but an escape from personality. वो कहता है कि पोएट्री ये चीज़ नहीं है कि आप अपने इमोशन उसमें मिक्स अप कर दें, बल्कि इमोशन से दूर हो जाएं, ये पोएट्री है। वो कहता है इस अपनी पर्सनैलिटी को एक्सप्रेस करना ये पोएट्री नहीं है, बल्कि अपनी पर्सनैलिटी से दूर हो जाना ये आपकी पोएट्री है। तो थर्ड पार्ट इस ऐसे का था वो कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में वो कहते हैं इम्पर्सनैलिटी कैन बी अचीव्ड ओनली व्हेन पोएट सरेंडर हिमसेल्फ कंप्लीटली टू हिज वर्क। जब एक पोएट अपने पूरी तवज्जो अपने वर्क पर देता है, मतलब लेबर करता है, हार्ड वर्क करता है, तब एक जाके एक अच्छा पोएट बनता है। जब उसके पास पोएट्री की स्केल आ जाती है एंड ही कैन नो व्हाट इज़ टू बी डन, और वो ये भी जानता हो कि कौन सा मतलब काम किस वक्त करना चाहिए। वो कहते हैं उसको बहुत सारी, और एक और बात मेन बात करता है, वो कहता है कि उसको सेंस ऑफ ट्रेडिशंस होना चाहिए, तब जाके एक पोएट एक अच्छा पोएट बन सकता है। और उस वो ये भी फ़र्क कर सके कि इमोशंस को अपने मतलब पोएट्री में ऐड नहीं करना चाहिए। ये सारा उसका कंक्लूजन था। उसके बाद इसके इस वर्क पर, इस ऐसे पर कुछ क्रिटिसिज्म भी आया था। हैरोल्ड ब्लूम ने इसके काम पर तनकीद किया। वो कहते हैं माइंड ऑफ यूरोप कहकर ये यूरोप को सपोर्ट कर रहा है।